अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। आज के व्लॉग में हम दो टॉपिक्स के ऊपर रोशनी डालेंगे। पहला, जो यूक्रेन और रूस के दरमियान जो जंग शुरू हो गई है उसकी लेटेस्ट सिचुएशन को हम जानने की कोशिश करेंगे, और दूसरा हम जंग अजीम अव्वल और जंग अजीम दोम शुरू होने की वजूहत के ऊपर रोशनी डालकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि आया कि इस दुनिया ने, हम इंसानों ने अपने माजी से कुछ सबक सीखा है या नहीं सीखा। तो पहले हम कवर करते हैं इस वक्त लेटेस्ट सिचुएशन को जो यूक्रेन और रशिया के दरमियान जंग की वजह से पैदा हो चुकी है। अभी ताज़ा इतलात के मुताबिक जो रूस के सदर ने आके बयान दिया है उसके मुताबिक पहले दिन की सिर्फ जंग के नतीजे में 137 हलाकतें हो चुकी है और इंतहाई एक खौफनाक हमला किया है। तीन मुख्तलिफ जगहों से वो हमलावर हुआ है यूक्रेन के ऊपर। आप मैप में देख सकते हैं, मैं आपको मैप की तरफ लेके जाता हूँ कि एक उसने हमला किया है दुनबास के इलाके से, जहाँ पर रूसी नवाज बागी गिरोह कब्जा कर चुकी है। जो दो इलाके मैंने कल के आपको वीलॉग में बताया था कि वहाँ पर इंडिपेंडेंट स्टेट्स को उसने एक्सेप्ट कर लिया है रशिया के प्रेसिडेंट ने। एक वहाँ से वो हमलावर हुआ है जिसको दुनबास का इलाका कहते हैं, एक वो ऊपर से हमलावर हुआ है बेलारूस की तरफ से। और ये इंतहाई ख़तरनाक हमला था क्योंकि इस हमले में इसकी कोशिश थी कि जो चेरनोबिल पावर प्लांट है, जिधर से सबसे ज़्यादा पूरे मुल्क को तवानाई की तरसील होती है यूक्रेन को, उसके ऊपर वो कब्ज़ा कर सके। और ताज़ा इतलात के मुताबिक वो कब्ज़ा आसानी से कर चुकी है रूसी अफवाज इस चेरनोबिल पावर प्लांट के ऊपर। और ये वही पावर प्लांट है जो 1986 में जिसके 4 रिएक्टर्स तबाह हो गए थे और बहुत बड़ी तबाही हुई थी। ये उस वक्त इलाका सोवियत यूनियन का हिस्सा था, लेकिन 1991 में क्योंकि यूक्रेन सेपरेट हो गया, इंडिपेंडेंट स्टेट में आ गया, तो ये यूक्रेन के हिस्से में आ चुका था। लेकिन अब रशिया ने दोबारा इसका कंट्रोल संभाल लिया है। तो ये एक जो बेलारूस की तरफ से हमला हुआ है, ये एक बड़ा ख़तरनाक उसने हमला किया था। तीसरा आप नीचे से देख सकते हैं, जो मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया था कि क्रीमिया का इलाका है। तीसरा हमला उसने क्रीमिया इलाके से किया है, यानी कि नीचे की तरफ से। ये तीन मुख्तलिफ जगहों से रशिया हमलावर हुआ है। अब रशिया के जो वजारत दिफा है उसके मुताबिक उन्होंने हमला किसी भी सिविलियंस के ऊपर नहीं किया, किसी भी सिविलियंस इमारतों के ऊपर नहीं किया। उन्होंने हमला स्पेसिफिक ये रखा है मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, उनकी एयरफोर्स के ऊपर और उनके एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर किया है। और तकरीबन एक ही दिन के अंदर पूरी की पूरी एयरफोर्स को उन्होंने समझे कि मलिया मेट करके रख दिया है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि तकरीबन 2014 के बाद से अमेरिका $2.5 अरब के करीब इमदाद दे चुका है, मिलिट्री एड दे चुका है यूक्रेन को। और सिर्फ 2021 के अंदर $440 मिलियन की मिलिट्री एड उसने दी है यूक्रेन को। तो ये सब किधर गई? क्योंकि एक दिन के अंदर रशिया की एयरफोर्स ने लपेट के रख दिया है यूक्रेन की एयरफोर्स को। इसके अलावा इस वक्त की जो लेटेस्ट अपडेट्स है वो ये है कि अब जो रूसी अफवाज है उन्होंने जो कैपिटल है इनका उसका मुहासरा कर लिया है और वो अब दारुल हुकूमत के अंदर दाखिल होने की कार्य। अब ज़ाहिर तो यही लग रहा है कि रशिया का हदफ सिर्फ वो दो इलाके नहीं थे जिसको उसने इंडिपेंडेंट स्टेट्स के तौर पे तस्लीम किया, बल्कि उसके मकासद कुछ और भी है। इसलिए वो चेरनोबिल पावर प्लांट को भी कब्जावर हो गया, क्योंकि आपको पता है जब मुल्क में तवानाई की तरसील ही बंद हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाए मुल्क के अंदर, तो आपको पता है पूरा मुल्क बैठ जाता है। तो एक तो उसने जहाँ से सबसे ज़्यादा तवानाई की तरसील होती है उस प्लांट के ऊपर कब्जा कर लिया, दूसरा उसने यूक्रेन के दारुल हुकूमत को भी मुआसरे में ले लिया है। दूसरी एक ताज़ा सूरत हाल ये है, जो यूक्रेन के सदर हैं उन्होंने आके शिकवा किया दुनिया से कि उन्होंने 27 ममालिक के, यानी कि यूरोपीय ममालिक के सरबराह से, टोटल यूरोप के अंदर है ही इतने कुछ मुल्क हैं, तो वो उन्होंने ये शिकवा किया कि 27 ममालिक के सरबराह से उन्होंने रब्ता किया है और वो सब डरे हुए हैं। किसी ने भी उनको अपनी हिमायत का यकीन नहीं दिलाया। दुनिया ने उनको उनके हाल पर अकेला छोड़ दिया है। उन्होंने रशियन अफवाज के साथ यूक्रेन को लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया, या कर अभी उन्होंने शिकवा दिया है। ये भी एक लेटेस्ट अपडेट है। अब आते हैं हम इस टॉपिक की तरफ कि आया कि इंसानों ने, इस दुनिया ने अपने माजी से कुछ सबक सीखा है या नहीं सीखा। इसको समझने के लिए मैं आपको लेके चलूँगा कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 की क्या वजूहात थी शुरू होने की, और जो अभी वजूहात है क्या ये सेम वैसी है या नहीं है, कि वर्ल्ड वॉर 3 की जानिब ये एक पेशखैमा तो नहीं साबित होने लगी जंग। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ कि वर्ल्ड वॉर 1 की पहले क्या वजूहत थी। पहले हम चलते हैं वर्ल्ड वॉर 1 की वजूहत की तरफ। सादा लफ्ज़ों में मैं आपको समझाऊँ कि वर्ल्ड वॉर 1 कैसे शुरू हुई। तो जो ऑस्ट्रिया के एम्परर थे उनके नेफ्यू और उनकी वाइफ अपने सरकारी दौरे पर थी बोस्नियन कैपिटल के अंदर, और वो 28 जून 1914 को उनको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने हमला करके उनको कत्ल कर दिया था, उन दोनों मियाँ बीवी को। और जो ये दहशतगर्द तंजीम थी इसका ताल्लुक सर्बिया से था।
तो इसकी वजह से जो सर्बियन गवर्नमेंट के ऊपर ऑस्ट्रिया ने इल्ज़ाम लगाया कि ये उन्होंने कत्ल करवाया, और कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस लगाई थी एक जंग के अल्टीमेटम के साथ कि अगर उन कंडीशंस के ऊपर ना अमल दरामद किया गया तो जंग के लिए तैयार हो जाए। अब ये कंडीशंस बहुत सख्त थी रहे, सर्बिया ने उनमें से कुछ कंडीशंस को रिफ्यूज़ कर दिया। ऑस्ट्रिया, जो कि जर्मनी की सपोर्ट का पूरा पूरा उसको यकीन था, उसने 28 जुलाई 1914 को उसके ऊपर वार डिक्लेयर कर दी। रशिया ने सर्बिया की साइड ली और उसने अपनी ट्रुप्स की मोबिलाइजेशन को हुक्म दे दिया। ट्रुप्स की मोबिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप जंग के लिए अपनी फ़ौजों को जो नहीं है फ़ौरन तैयार होने का हुक्म दे देते हैं तमाम अफवाज को। तो रशिया ने सर्बिया की साइड ली और उसने अपनी जो ट्रुप्स की मोबिलाइजेशन है उसका ऑर्डर दे दिया। इसके बदले में जर्मनी ने रशिया के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दी। जर्मनी ये भी कैलकुलेट कर चुका था कि फ्रांस रशिया की साइड लेगा अगर जंग हो गई, तो उसने फ्रांस के ऊपर भी हमला कर दिया। और अब फ्रांस के ऊपर हमला करने के लिए उसने पोलैंड से गुजर के जाना था, जो एक न्यूट्रल टेरिटरी थी और बरतानिया इसका ज़ामिन था। तो जब वो उधर से होके गुजरा, बरतानिया ने भी उसके ऊपर हमला कर दिया, जर्मनी के ऊपर मतलब ये। तो इस तरह से वर्ल्ड वॉर 1 का आगाज़ हो गया। अब सादा लफ्ज़ों में और आपको बताऊँ कि इसकी वजह क्या बनती है, वो है मिसकैलकुलेशन। कि ऑस्ट्रिया ने मिसकैलकुलेट किया कि उसको लगा कि रशिया सर्बिया की साइड नहीं लेगा, लेकिन रशिया ने सर्बिया की साइड ली। जर्मनी ने भी यही मिसकैलकुलेशन की, उसने भी इस बारे में नहीं सोचा कि रशिया उसकी साइड लेगा, और उसने अनकंडीशनल सपोर्ट जो थी ऑस्ट्रिया के पलड़े में डाल दी थी। तीसरी हमाकत जो हुई वो ये थी कि बरतानिया के जंग को ज्वाइन करने की इंटेंशंस के बारे में भी मिसकैलकुलेशन की गई थी कि जर्मनी ने ये नहीं सोचा कि अगर वो फ्रांस के ऊपर हमला करता है पोलैंड से गुजर के, तो हो सकता है बरतानिया भी जंग के अंदर कूद पड़े। उसने इस चीज़ मिसकैलकुलेशन की और बरतानिया भी इस जंग में कूद पड़ा। रशिया ने भी एक हमाकत की, मिसकैलकुलेशन की कि उसने ये नहीं सोचा कि अपनी जो ट्रूप्स को वो मोबिलाइजेशन का ऑर्डर दे रहा है, इसका मतलब यही होगा कि जंग का ऐलान है। तो उसने भी ये नहीं सोचा, लेकिन जब उसने दिया तो जर्मनी ने इसको जंग के ऐलान के तौर पर लिया और जर्मनी ने उसके ऊपर हमला कर दिया। जंग शुरू होने की दो वजूहात आप सबसे बड़ी कह सकते हैं, वैसे तो स्कॉलर्स ने बहुत सारी दी, लेकिन दो बड़ी वजूहात को हम सामने रख सकते हैं जिनके ऊपर सब मुतफिक है कि ये दो बड़ी वजूहात थी। पहली जो थी वो अलाइंसेस थे, कि जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई उससे पहले के कुछ अरसे में दो अलाइंसेस दुनिया के अंदर, यानी कि यूरोप के अंदर स्पेशली बन चुके थे। एक का नाम था ट्रिपल अलायंस, एक का नाम था ट्रिपल एंटांट। जो ट्रिपल अलायंस था वो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली का था। उसके काउंटरवेट में बरतानिया, फ्रांस और रशिया ने 1907 में ट्रिपल एंटांट बनाया। अब पूरा यूरोप ये जंग शुरू होने से पहले ही दो अलायंसेस यानी कि दो ब्लॉक्स में तकसीम हो चुका था। दो वजूहत मैंने आपको कही थी कि पहली वजह अलायंसेस का बनना था, दूसरी थी मिसकैलकुलेशंस वर्ल्ड वॉर 1 के शुरू होने में। तो अब हम चलते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के क्या वजूहत थी, क्या मुहर्रिकात थे जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई। तो उसमें भी सबसे पहले आता है अलायंसेस, कि हिटलर ने 1936 में दो इम्पोर्टेंट अलायंसेस का क्या अमल में लाया। पहला उसने जो मुआहदा किया वो रोम बर्लिन एक्सिस पैक्ट था, और उसने जर्मनी को इटली के साथ इत्तेहादी बना दिया। जो दूसरा उसने किया था वो एंटी कमेर्टन पैक्ट था, और उसने ये मुआहदा जापान और जर्मनी के दरमियान कराया, और जापान और जर्मनी को आपस में इत्तेहादी बना दिया। इसके जवाब में सोवियत यूनियन, यूएस और यूनाइटेड किंगडम वगैरह ने एक अलायंस कायम किया। दोनों ही मिलिट्री अलायंसेस थे। इसलिए जो वर्ल्ड वॉर 2 है उसके बारे में कहा जाता है कि दो मिलिट्री अलायंसेस के दरमियान ये भी लड़ी गई थी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे वर्ल्ड वॉर 1 लड़ी गई थी। तो अब जब कि हम ये बात इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 और 2 किन वजूहात की बिना पे शुरू हुई थी, उनमें सबसे बड़ी क्या वजूहत थी, अलायंसेस का क्या वर्ल्ड वॉर 1 से भी पहले हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 से भी पहले हुआ, अलायंसेस का क्या हुआ। एक और वजह भी थी जो वर्ल्ड वॉर 2 के शुरू होने में सबसे बड़ा जिसने किरदार अदा किया, उसको अब हम उस बात से जोड़ेंगे इसका ताल्लुक कि क्या हम लोगों ने अपने माजी से सबक सीखा है या नहीं, यानी कि इस दुनिया ने स्पेशली यूरोप ने सबक सीखा है या नहीं, या वो एक और ट्रेजिडी वर्ल्ड वॉर 3 की सूरत में करवाना चाहते हैं। तो एक जो सबसे बड़ी वजह थी वर्ल्ड वॉर 2 के शुरू होने में वो थी ट्रीटी ऑफ वर्साए। ये क्या था, ये वर्ल्ड वॉर 1 के अख्ताम में यूरोपियन लीडर्स ने जर्मनी के साथ किया था, जिसके तहत जर्मनी के ऊपर ये कंडीशन लगा दी गई थी कि जितने भी वर्ल्ड वॉर 1 के माली नुकसान वगैरह हुए हैं वो जर्मनी अदा करेगा, क्योंकि जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया था वर्ल्ड वॉर 1 की शुरू करने के लिए।
दूसरा उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी कि वो अपनी मिलिट्री नहीं इस्टेब्लिश कर सकेगा। ये दो कंडीशन उसके ऊपर लगी थी जिसकी वजह जर्मनी वाले नाराज़ थे, लेकिन यूरोपियन लीडर्स ने इस चीज़ को नहीं सामने रखा, जो वर्ल्ड वार टू के होने में एक सबसे बड़ा जिस चीज़ ने किरदार अदा किया है। इसी तरह बिल्कुल अभी मौजूदा सूरत हाल में प्यूटन यानी कि रूस के सदर ने बार बार ये अमेरिका को वार्न किया, नेटो को वार्न किया, यूरोपीय यूनियन को वार्न किया कि वो यूक्रेन से दूर रहे, अपने मज़ाइल अपनी दफ़ाई तनसीबात लेकर वो रशिया की सरहद के करीब मत आएँ, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही एग्जांपल देते हुए उन्होंने कहा कि अगर हम कनाडा या मेक्सिको की सरहद पर मिसाइल ला के नष्ट कर दें तो अमेरिका कैसा फील करेगा। चाइना ने भी बार बार इसी बारे में कहा कि वो रशिया के तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में दुनिया को तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं दी और रशिया ने बिल आखिर हमला कर दिया। अभी लेटेस्ट जो सिचुएशन है उसके अंदर रशियन प्रेसिडेंट ने ये बात की है कि हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन बचा नहीं था, क्योंकि नेटो या यूरोपीय यूनियन या अमेरिका उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, वो बाज नहीं आ रहे थे, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। एक तो सूरत हाल हो गई ये। दूसरी सूरत हाल जो मैंने आपको कही अलाइंसेस की, जिस तरह वर्ल्ड वार वन और टू से पहले बनी थी, अब आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी दुनिया में जो सूरत हाल पैदा हो रही है कि चाइना ने अभी एक बयान दिया है। इस सूरत हाल के दौरान ही चाइना के वजारत ख़ारजा की तरफ से बयान आया है कि ताइवान यूक्रेन नहीं है, उसको यूक्रेन ना समझा जाए, बल्कि वो चाइना का कभी भी जुदा ना होने वाला एक हिस्सा था और इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी कि जो मैंने आपको बताई थी वन चाइना पॉलिसी का, चाइना ताइवान को अपना हिस्सा समझता है। इसी सूरत हाल के दौरान चाइना का ये बयान आता है, एक सख्त बयान आता है, क्योंकि आपको मालूम है जो भी बीजिंग ओलंपिक्स हुए हैं उधर रशिया के प्रेसिडेंट का आके चाइनीज़ प्रेसिडेंट से मिलना और उस मुलाकात के बाद रशिया का उधर हमला आवर हो जाना यूक्रेन के ऊपर, चाइना का उसी जंग के दौरान अब ताइवान का मसला छेड़ना और अमेरिका नेटो वगैरह का अब रशिया के ऊपर पाबंदी लगाना, तो ये दुनिया भी इस वक्त ऐसे ही दो ब्लॉक्स में बढ़ चुकी है, जिस तरह कभी वर्ल्ड वार वन से पहले थी और वर्ल्ड वार टू से पहले थी। तो क्या हम लोगों ने यानी कि इंसानों ने, स्पेशली मगरिब ने, अमेरिका ने इससे कोई सबक सीखा है या नहीं सीखा, इसका फ़ैसला आप बेहतर कर सकते हैं। और हम तो ये दुआ ही कर सकते हैं कि दुनिया किसी एक और तबाही की तरफ ना जाए। और ट्विटर के ऊपर क्योंकि जो इस वक्त ट्रेंडिंग है वो वर्ल्ड वार थ्री का ही हैशटैग है, तो हम तो दुआ गो हैं कि इस तरह की कोई सूरत हाल ना पैदा हो, क्योंकि इससे जिस तरह पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं उनके लिए माली मुश्किलात में बहुत इजाफा होने लगा है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन ही दुनिया में वीट यानी कि गंदम एक्सपोर्ट करने के सबसे बड़े ममालिक थे। कुल दुनिया के वन थर्ड जो गंदम है यही ममालिक बरामद करते थे, और जो अभी एक ही दिन इस जंग को हुआ है उसके असरात आना शुरू हो गए, क्योंकि द इकनॉमिस्ट ने अभी अपनी रिपोर्ट शाया की है जिसके मुताबिक 2014 के बाद से पहली मरतबा आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल से ज़्यादा जा चुकी है, गंदम की कीमत 20% इजाफा हो चुका है, नेचुरल गैस की कीमतें बढ़ती जा रही है, नाज की कीमतें हैं वो भी आसमानों को छूने लगी है। जो इन्वेस्टर्स है वो इस बात का खौफ खा रहे हैं कि अगर रशिया के ऊपर जो पाबंदियाँ लग रही है उसकी वजह से आलमी मंडी में गंदम की तरसील और नेचुरल गैस और ऑयल की जो एक्सपोर्ट रशिया की तरफ से होती है उसके ऊपर असर आएगा, जिसकी वजह से प्राइसेस और बढ़ जाएगी, किल्लत भी हो जाएगी आलमी मंडी में इस चीज़ की। और जो ऑयल्स और मिनरल्स वगैरह है वो भी यूरोप को जो सप्लाई है उसकी रुक जाएगी, क्योंकि यूरोप को एक बड़ा हिस्सा, मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि जो नेचुरल गैस हो ऑयल वगैरह वो रशिया से ही जाता है, तो वहाँ पर भी प्राइसेस आसमानों तक पहुँच जाएगी। तो ये सारी एक लेटेस्ट सिचुएशन थी कि जो यूक्रेन और रशिया की चल रही है, मैंने आपको वो भी बताया, मैंने आपको वर्ल्ड वार वन और टू के जो शुरू होने की वजूहत थी वो भी बताई, और उसका मुवाजना मैंने आपको मौजूदा सूरत हाल से इस दुनिया की करके बताया कि क्या दुनिया इस वक्त तीसरी जंग अजीम की तरफ तो नहीं जा रही। उम्मीद तो हम यही करते हैं कि ऐसा होने से बच जाए, लेकिन सूरत हाल तो काफ़ी खौफनाक नज़र आ रही है। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।